गुड मॉर्निंग बच्चों। मिशन शिक्षा संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जूनियर स्तर में आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की विज्ञान प्रश्नोत्तरी 8 लेकर आए हैं, जिसमें इस परीक्षा में पूछे गए सवालों और उनके आंसर बताए जाएंगे। पहला प्रश्न है, रामसर साइट क्या है? आपके ऑप्शन हैं, सारस के रहने की जगह का नाम है, जल पक्षी आवास के रूप में अर्ध भूमि के संरक्षण एवं सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, दलदली भूमि है या रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। तो बच्चों इसका सही आंसर है बी, जल पक्षी आवास के रूप में अर्ध भूमि के संरक्षण तथा सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। रामसर साइट एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जल पक्षी आवास को लेकर। अब आपका अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट स्थल हैं? और आपके ऑप्शन हैं, ए 75, बी 64, सी 65 या फिर 61। तो बच्चों इसका सही आंसर है 75। जुलाई 2023 तक भारत में कुल 75 रामसर साइट स्थल भारत में बन चुके थे। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन और सिलिका में मुख्य अंतर क्या है? आपके ऑप्शन है, सिलिकॉन एक तत्व है और सिलिका एक यौगिक। दोनों यौगिक हैं, सिलिका एक तत्व है और सिलिकॉन एक यौगिक है, या फिर दोनों ही तत्व हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर है, सिलिकॉन एक तत्व है और सिलिका एक यौगिक है। अगला प्रश्न है आपका, केवलादेव अभयारण्य संबंधित है, किससे से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, राजस्थान का पक्षी विहार है, गुजरात का शेर अभयारण्य है, दालमा वन जीव अभयारण्य झारखंड है या केरला का पक्षी विहार है। तो बच्चों इसका सही आंसर है राजस्थान का पक्षी विहार। केवलादेव अभयारण्य जो है राजस्थान का एक पक्षी विहार है, जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है, संरक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न अब आपका, टूटता हुआ तारा कहते हैं, टूटता हुआ तारा हम लोग किसको कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं, उल्का को, मरे हुए तारे यानी डेड स्टार को, बुझे हुए तारे को या गिरते हुए तारे को। तो बच्चों उल्का पिंड जो होते हैं उन्हें हम टूटा हुआ तारा भी कहते हैं। इसका आंसर है, उल्का को हम टूटा हुआ तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, केवलादेव अभयारण्य का दूसरा नाम क्या है? केवलादेव अभयारण्य का दूसरा नाम, आपका ऑप्शन है, ए भरतपुर पक्षी विहार, बी चंद्रप्रभा अभयारण्य, सारस पक्षी विहार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर है भरतपुर पक्षी विहार। केवलादेव अभयारण्य को भरतपुर पक्षी विहार भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुबह का तारा किसे कहते हैं? किस ग्रह को सुबह का तारा भी कहते हैं? शुक्र को, बुध को, ध्रुव तारे को या शनि को? इनमें से कौन सा ग्रह ऐसा है जो सुबह का तारा कहलाता है? बच्चों इसका सही आंसर है ए शुक्र। सुबह का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं और शाम का तारा भी इसी को कहते हैं। ये शाम को सबसे पहले दिखाई देने वाला तारा होता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा ग्रह
नीले रंग का दिखाई पड़ता है और क्यों? नीले रंग का कौन सा ग्रह है और क्यों? आपके ऑप्शन है बुध ग्रह हवा की उपस्थिति के कारण, पृथ्वी ग्रह पानी की उपस्थिति के कारण, मंगल ग्रह निर्वात के कारण या फिर बृहस्पति ग्रह पानी की उपस्थिति के कारण। तो बच्चों नीला ग्रह पृथ्वी ग्रह है क्योंकि इसमें पानी है, पानी के कारण यह नीले रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्रोमोसोम? तो बच्चों इसका सही आंसर है ए, केंद्रक। कोशिकाओं की समस्त क्रियाओं को केंद्रक नियंत्रित करता है। अब आपका अगला प्रश्न, संवाहन बंडल में पाए जाने वाले ऊतक हैं जाइलम, फ्लोएम, जाइलम व फ्लोएम दोनों या फिर संयोजी व विशिष्ट ऊतक? तो बच्चों इसका आंसर है जाइलम व फ्लोएम दोनों। ये संवाहन बंडल में पाए जाने वाले ऊतक हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों में तैयार भोजन मुख्यतः होता है। इनमें से कौन सा होता है? ग्लूकोज, सेलुलोज, स्टार्च या फिर उपयुक्त सभी? तो बच्चों इसका सही आंसर है ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे में तैयार भोजन मुख्यतः ग्लूकोज होता है। अगला प्रश्न, पौधे की मोटाई द्वितीयक वृद्धि से संबंधित ऊतक है। इनमें से कौन सा ऊतक ऐसा है जो पौधे की मोटाई से संबंधित है? ऑप्शन है आपके जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर है सी, कैम्बियम। पौधे की मोटाई द्वितीयक वृद्धि से संबंधित ऊतक होता है। अगला प्रश्न आपका, शिखर प्रभुत्व का अर्थ होता है कि? इनमें से शिखर प्रभुत्व का अर्थ कौन सा होता है? ऑप्शन है आपके अधिक लाभ लेने के लिए सीड्स को तोड़ना, पौधे को रोग से बचाने के लिए सीड्स पर दवाई लगाना, पौधे का बढ़ता हुआ सीड्स अंकुर के साथ निचले स्तर पर बैठी कलियों को शांत होने को नियंत्रित करने की प्रक्रिया या फिर सीड्स को अधिक शिखाएं निकालने। तो बच्चों इसका सही आंसर है सी, पौधे का बढ़ता हुआ सीड्स अंकुर के साथ निचले स्तर पर बैठी कलियों के शांत होने को नियंत्रित करने की प्रक्रिया शिखर प्रभुत्व कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, किसी पौधे में शिखर प्रभुत्व को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो शिखर प्रभुत्व को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है आपके ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिसिक अम्ल? तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है किसी पौधे के शिखर प्रभुत्व को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश राज परिवार में होने वाला आनुवांशिक रोग है। इनमें से कौन सा रोग? ए है आपका वर्णांतता, बी हीमोफीलिया, सी एड्स या फिर डी सिस्टिक फाइब्रोसिस? आपका सही आंसर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ब्रिटिश राज परिवार में होने वाला आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न, इनमें से आनुवांशिक रोग नहीं है। कौन सा रोग आनुवांशिक रोग नहीं है? वर्णांधता, हीमोफीलिया, एड्स या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस?
सिक्सिस। तो बच्चों एड्स जो होता है वो आनुवांशिक रोग नहीं होता है और बाकी तीनों आनुवांशिक हैं। अगला प्रश्न आपका, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करने वाली कोशिकांग कौन सी होती है और कोशिका में स्थित होती है, कहाँ पे स्थित होती है? आपके ऑप्शन हैं ए राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़ी होती है। लाइसोसोम, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़ी होती है। राइबोसोम कोशिका द्रव में बिखरी होती है, या फिर गाइजिकाएं कोशिका द्रव में बिखरी होती है। तो बच्चों इसका सही आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़ा हुआ होता है और ये प्रोटीन संश्लेषण के क्रिया में भाग लेता है। अगला प्रश्न आपका, मेलाथियान है। मेलाथियान क्या है? आपका ऑप्शन है खरपतवार नाशक है, फफूंदी नाशक है, जीवाणु नाशक है, या फिर कीटनाशक है। इनमें से कौन सा है? तो बच्चों इसका आंसर है कीटनाशक। मेलाथियान जो है वो एक कीटनाशक है। अनबुझा चूना या जला हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इनमें से अनबुझा चूना या जला हुआ चूने का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ऑप्शन है आपके CaO, CaOH, CaCO3, CaOH का होल 2। तो बच्चों आपका सही आंसर है इसमें CaO। ये अनबुझा चूना या जला हुआ चूना इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है आपका, पानी को शुद्ध करने के तरीकों में से निम्न में से किस प्रक्रिया में जीवाणु नहीं मरते हैं? आपके ऑप्शन है उबालना, छानना, आसवन, या फिर क्लोरोनीकरण। तो बच्चों आपका सही आंसर है इसमें छानना। छानने से पानी शुद्ध होता है लेकिन उसके अंदर के जीवाणु नष्ट नहीं होते। उबालने और आसवन और क्लोरीकरण में हो जाते हैं। आगे आपका अगला प्रश्न है, फास्फोरस का दूसरा नाम क्या है? फास्फोरस का दूसरा नाम ऑप्शन है पोटेशियम, भास्वर, सास्वर, या फिर फास्फेट। तो बच्चों इसका सही आंसर है भास्वर जो होता है वो फास्फोरस का दूसरा नाम होता है। फास्फोरस और भास्वर एक ही चीज है, एक ही चीज के दो नाम हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम किसी मूल कण से संबंधित है? ऑप्शन है आपके बोस का, रमन का, चंद्रशेखर का, या फिर मेघनाथ साहा का। तो बच्चों इसका सही आंसर है बोस का। बोस एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनका नाम मूल कण से संबंधित भी है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल की पीएच होती है। शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है? ऑप्शन है आपके 6, 7, 8 या 6.5। तो बच्चों इसका सही आंसर है 7। शुद्ध जल का पीएच जो होता है वो 7 होता है। धोने के सोडा या फिर धामन सोडा या ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं उसका सूत्र क्या है? ऑप्शन है आपके NaOH, Na2CO3, NaSCO3, या फिर CaOH का 2। तो बच्चों इसका सही आंसर है Na2CO3। ये धोने का सोडा यानी जिसे धामन सोडा भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, उसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न है आपका, गन पाउडर या बारूद है। गन पाउडर या बारूद क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, या फिर द्रवण। तो बच्चों इसका सही आंसर है मिश्रण।
गन पाउडर या बारूद जो होता है वो एक मिश्रण होता है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन किसी परमाणु का हिस्सा नहीं माना जाता? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन। तो बच्चों इसका सही आंसर है फोटॉन। फोटॉन परमाणु का हिस्सा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के हिस्से होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है? प्रश्न और इसका ऑप्शन है आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन होती है और क्लोरीन होती है। ठीक है, बाकी सब में ऑक्सीजन भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, संसार के सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, यह कथन किसका है? मेंडलीफ का, रदरफोर्ड का, डाल्टन का या कणार्ड का? तो बच्चों ये कणार्ड का शब्द है, कथन है कि संसार के सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न आपका, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कौन सा है इनमें से? चमड़े का बैग है, लोहे की कील है, सिल्वर फॉयल है या फिर प्लास्टिक का कप है? तो बच्चों इसमें सही आंसर है इसका चमड़े का बैग। ये बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होता है, यानी कि ये जीवों के द्वारा नष्ट हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका, कार्बन डेटिंग तकनीक से किसकी आयु का निर्धारण होता है? प्रश्न आप और इसके ऑप्शन है आपके जीवाश्मों का, पृथ्वी का, मनुष्य का या फिर जीवाश्म व पृथ्वी दोनों का? तो बच्चों इसका आंसर है जीवाश्मों का। जीवाश्मों का जो आयु का निर्धारण है वो कार्बन डेटिंग से हो सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें कार्बन तत्व नहीं पाया जाता? कार्बन तत्व नहीं पाया जाता और आपके आंसर हैं हीरा, कोयला, फ्लोरीन या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, इनमें से कोई नहीं। हीरा हो, कोयला हो या फिर फ्लोरीन हो, इन तीनों में ही कार्बन पाया जाता है। ये कार्बन के तत्व हैं, इसलिए इसका आंसर हुआ इनमें से कोई सब ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन ना पाया जाता हो। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का शुद्धतम रूप है? सबसे ज्यादा शुद्ध रूप आशुद्ध जल, पिघले बर्फ का जल, वर्षा का जल या उपयुक्त सभी। इनमें से शुद्धतम कौन सा है? तो बच्चों सबसे शुद्ध होता है वर्षा का जल। वर्षा का जल पृथ्वी पर सबसे ज्यादा शुद्ध जल माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अक्रिय गैस है, इनमें से अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन है हीलियम, आर्गन, जियान या फिर उपयुक्त सभी। तो बच्चों ये तीनों अक्रिय गैस हैं, हीलियम, आर्गन और जियान। ये तीनों अक्रिय गैस हैं, इसलिए ऑप्शन हुआ डी आपका सही। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? प्रश्न आपका और ऑप्शन आपके हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बच्चों इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वे गैसें जो पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रूप से सक्रिय रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ऑप्शन है आपके यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम या फिर एल्यूमिनियम।
तो बच्चों इसका सही आंसर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है सक्रिय रूप में, और यूरेनियम, पोलोनियम और थोरियम ये तीनों ही रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अगला प्रश्न, किसने सर्वप्रथम स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की मदद से कोशिकाओं का अध्ययन किया? ऑप्शन है आपके रॉबर्ट हुक 1665, रॉबर्ट हुक 1765, नाल और रास्कर 1932 या फिर रॉबर्ट ब्राउन 1831। तो बच्चों इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी से कोशिकाओं का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।